हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। एक बार फिर से सभी को धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को कल हम एक वीडियो में बताए थे कि आपका टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन रात 8 बजे सेट भेज दिया जाता है। आप उस सेट को बनाकर, ठीक है, 10 बजे तक वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, लेकिन किसी कारण आज लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में। ठीक है, वैसे आप याद रखिएगा, रात में 8 बजे आपको HW दिया जाता है। एक सेट आप बना लीजिए और 10 बजे तक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप सेट अपना मिला लीजिए। ठीक है, तो ये जो प्रकाशन का बुक देख रहे हैं, किरण पब्लिकेशन का है। अगर आपको मार्केट में मिलता है तो आप ले सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो प्रत्येक दिन आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। प्रत्येक दिन वहाँ एक सेट आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए क्या करना होगा आपको तो याद रखिए, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का भी, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। और महिलाओं के लिए एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, उनके लिए एक नंबर हम दे रहे हैं, अगर आप इस नंबर पर मैसेज करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो महिलाओं के लिए अपना नंबर नोट कर लीजिएगा, 9142 650 549। ठीक है, ये सभी महिलाओं के लिए है। और इस पर जेंट्स पे अगर मैसेज करना चाहें तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सारा PDF जो है भी आपको टेलीग्राम में मिलेगा। और अगर आपको स्पेशल PDF चाहिए 9-10 की, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज MCQ के रूप में चाहिए तो उसके लिए भी आप SMS कर सकते हैं। आपको 9 से लेकर 12 तक का चैप्टर वाइज MCQ PDF मिल जाएगा। चलिए, तो ज़्यादा समय आपको बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर बना लिए होंगे। चलिए, तो 120 नंबर क्वेश्चन है, आज हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 80 नंबर में बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये बुक आपका नया प्रकाशन है पब्लिकेशन का, ये नहीं कि हम पुराना वाला चला रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं 2.0 लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत बदलाव किया गया है, आपको हम बता दें। क्योंकि देखिए, इतिहास पर पिछले बार आपको 40 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, इस बार जो इतिहास ना 40 नंबर का नहीं पूछा जा रहा है आपसे। इस बार इसमें पैटर्न चेंज हुआ है। अब नोटिफिकेशन में क्या आता है वही देखना। देखिए, 25 नंबर का आपको हिस्ट्री पूछा जा रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी जो है वो भी आपका 25 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए 25 नंबर का आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, यानी कि टोटल 50 नंबर में हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया। अच्छा, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स मात्र आपसे 10 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए 50 पर 10 नंबर का इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा आपका। फिर आपका राजनीतिक शास्त्र जो है ये आपको टोटल 20 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये आपका 20 नंबर का होने जा रहा है। तो इस प्रकार से पैटर्न चेंज हो रहा है। 80 नंबर में आपको चारों विषय पढ़ने पड़ जाएंगे। याद रखिएगा, 80 नंबर में आपको चारों विषय का यहाँ क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो रहा है, कैसा कैसा बुक अभी आ रहा है, नोटिफिकेशन का आप इंतजार कीजिए कि आपको 2 विषय चूज करना है या चारों विषय का आप एग्जाम देने वाले हैं 9-10 के लिए। चलिए, तो फिलहाल हम चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। पहला है कि आपका इतिहास। चलिए, इतना ठीक है, जितना बड़ा जूम कर दिए हैं। आइए, तो अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी अगर हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले हमारा जो वीडियो होगा आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है कि वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार में 1632 में कौन सी कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपना आंसर मिलाते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आइए, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का सही क्रम कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले कौन आए थे तो पुर्तगाली लोग, फिर आपका डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 में क्या है कि गदर पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे तो लाला हरदयाल थे। इन्होंने 1913 में इस पार्टी का स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा 1913 में गदर पार्टी का स्थापना होता लाला हरदयाल ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अमोध वर्ष किस वंश का शासक था। ठीक है, तो ये किस वंश का शासक था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो राष्ट्रकूट वंश का, ठीक है, राजवंश का ये शासक था। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। तो कौन सी समिति बनाई गई थी
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये, ठीक है। तो इस समिति का नाम क्या था आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा समिति था? तो हंटर समिति, याद रखिएगा, या हंटर कमीशन भी बोल सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। आइए देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? ठीक है, ये बार बार आप लोग को हम बताते थे कि भारत छोड़ो कब हुआ था, तो आप लोग को हम बताते थे 8 या 9 अगस्त, ये डेट हमेशा लिखते थे हम। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 या 9 अगस्त 1942 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा, कौन सा महीना पूछ रहा है, डेट नहीं पूछा, 8 अगस्त की 9 आपसे महीना सिर्फ पूछ रहा, मंथ का नाम, तो कौन सा मंथ हो जाएगा? तो अगस्त महीना था, चाहे तो 8 या 9 अगस्त, याद रखिए ये डेट भी आप कभी कभी आपको बाई डेट में पूछ लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। मूर्ति कला की गंधार शैली, ठीक है, किसका मिश्रण था? ठीक है, तो किसका मिश्रण था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? तो याद रखिएगा ये भारतीय और यूनानी शैली का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है, आइए, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? ठीक है, तो किससे की थी? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का आपका हो जाएगा जहांगीर से, ठीक है। जहांगीर से अनुमति लेकर वो टॉमस रो जो था वो मुगल सम्राट में भारत में व्यापार के लिए अनुमति प्राप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल जो थे, अष्टप्रधान जिसे हम कहते हैं, उनकी क्या विशेषता थी? आइए देखते हैं 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बनाए हैं तो मिलाइएगा। तो याद रखिए इसके 7, ठीक है, इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, ठीक है। यही विशेषता थी कि शिवाजी के मंत्रिमंडल में जो अष्टप्रधान की एक विशेषता थी, तो क्या विशेषता थी? तो इसके 7 मंत्री जो होते थे ना वो ब्राह्मण होते थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में क्या है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, ठीक है, अध्यक्ष थे। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। 10 का राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 11 में क्या है, यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई? ठीक है, तो किस देश में हुई थी? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड में। यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1688 में, ठीक है। यूरोप में बोलो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1688 में, गौरवपूर्ण क्रांति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्या है, गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? ठीक है, तो गौतमीपुत्र कौन था? तो सतकर्णी वो किस वंश का शासक था? चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या आपको बताया जा रहा है। आइए, तो किस वंश का था? तो याद रखिएगा वो सातवाहन वंश का शासक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगरा शहर का निर्माण करवाया था। तो आगरा शहर का निर्माण जो है 1504 में, ठीक है, 1504 में किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने, ठीक है, याद रखिएगा। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। कब करवाया था? तो 1504 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या है, एक मिनट, आइए, 1857 की एक मिनट, चलिए 1857 की विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से है। तो क्या कौन कौन से हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा रोहिणी, ठीक है, फिर इसके बाद पटना में हुआ था, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर जगदीशपुर में, ठीक है। यानी कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? ठीक है, किस गवर्नर जनरल के शासन के, मतलब कि उनके शासन के दौरान। तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है, कि सती प्रथा कब हुआ था? तो ये शायद 1828 में, ठीक है। सती प्रथा, एक मिनट छोड़िए, कन्फ्यूजन थोड़ा, किसके शासनकाल में? तो ये विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। 29,
हाँ सही था, शायद देख लिया जाएगा, फिर बाद में उस पर डिस्कशन कर दिया जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। चलिए 16 का राइट आंसर देख लेते क्या है 16 में। इसको मिलान करना, थोड़ा सा छोटा करना पड़ जाएगा। आइए, एक तरफ सूची आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो किस वंश से बिलोंग करते थे वो आपको दिया हुआ है। चलिए तो मिलान करते हैं। मेघास्तनीज ये किस वंश का था? तो याद रखिए मेघास्तनीज जो था, तो म से मेघा, म से मौर्य वंश, इसका ये ट्रिक पकड़ लीजिएगा, ठीक है। मेघास्तनीज किस वंश का था? तो म से मेघा, म से मेघास्तनीज और म से मौर्य वंश। चलिए आगे देखते हैं। फाहियान ये किस वंश का था? तो याद रखिएगा ये गुप्त वंश का था, ठीक है। अच्छा, हेनसोम तो ये हो जाएगा आपका पुष्यभूति वंश का। तो यानी कि क्या हो गया, 1 का 2 और 2 का 3। अब देखिए कि 1 का 2 और 2 का 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। आइए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी जस्ट जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। इसमें सत्य कथन कौन सा है उसको हम चुनाव करते हैं। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर? चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, ठीक है। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। देखिए आपको पता होगा कल कट ऑफ जारी किया है, ठीक है, उसमें आप जाकर अपना सोशल साइंस का एक बार कट ऑफ देखिए, कितना हाईएस्ट कट ऑफ गया है। अगर आप जनरल्स होते तो बहुत है, और ईबीसी के बारे देखा जाए तो कम से कम 68 नंबर का कट ऑफ बताया जा रहा है। बहुत हार्ड कट ऑफ इस पर हुआ है, आपको मेहनत बहुत करना पड़ जाएगा, ठीक है। और चारों विषय पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अभी से ही लग जाइए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिएगा, तो बहुत बड़ा गलती आप करेंगे, क्योंकि जितना भी मार्केट में सेट आ रहा है उसमें चारों विषय का आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्या है? मास्टर डा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्य सेन, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य सेन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 में क्या है? 13 वर्ष की अल्प आयु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का क्या नाम था, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए अकबर। अकबर जो था वो 13 वर्ष के ही शासन में राजगद्दी पर बैठ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? जब इब्न बतूता भारत आया तो भारत का शासक कौन था, ठीक है। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उसमें शासक कौन था? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और आप अगर दिए होंगे 1 to 5 का एग्जाम बार बीपीएससी का तो पूछा हुआ था इब्न बतूता जो था ये किस देश का रहने वाला था। ये क्वेश्चन बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी 1 to 5 में पूछा हुआ है कि इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता किस देश का रहने वाला, ठीक है। तो मोरक्को का रहने वाला था। चलिए तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेर शाह का शासन था, ठीक है। तो शेर शाह का शासन किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती में था? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हुमायूं और अकबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा 22 में क्या है देख लेते हैं। बाबर एवं राणा सांगा के बीच, ठीक है, युद्ध को कहा जाता है। तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है, कौन सा युद्ध हुआ था? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए खानवा का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध होता था? ये खानवा का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में क्या है कि अशोक के, अरे चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। तो अशोक का 14 शिलालेख जो थे वो कहाँ पाए गए थे? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गिरनार में। कहाँ पाए गए थे? तो गिरनार में पाए गए थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था, ठीक है। तो कौन था? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समुद्रगुप्त। कौन था? तो समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 में क्या है देखिए, ये आपका हिस्ट्री का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि आप पहले हम लोग 40-40 का सेट मारते थे, लेकिन नहीं, इस बार जो है किरण पर पब्लिकेशन में आपको मात्र 25 नंबर, हिस्ट्री 25, ज्योग्राफी 25, इकोनॉमिक्स अगर देखिएगा तो आपको 10 नंबर और पॉलिटी आपका 20 नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए
तो लास्ट देखते हैं 25 नंबर क्या है, निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम के में सजाना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो 25 का देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, ये आपका पहला नंबर पे हो जाएगा, सबसे पहले आपका मौर्य वंश हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका सातवाहन वंश, ये आपका दूसरा नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा एक मिनट, मौर्य वंश हो गया, फिर से सातवाहन वंश हो गया, इसके बाद नहीं, एक मिनट रुकिए, चलिए इसको फिर से देख लेते हैं क्या है। देखिए तो सबसे पहले इसमें कौन आए थे, तो याद रखिएगा पहले नंबर पे आए थे आपका मौर्य वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका मौर्य वंश। ठीक है, इसके बाद कौन आए थे, तो इसके बाद आपका आ गए थे तो यानी कि कुषाण वंश। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका कुषाण वंश आए थे। ठीक है, इसके बाद आपके आए थे सातवाहन वंश, 3 नंबर पर हो जाएगा सातवाहन वंश, और 4 नंबर पर कौन हो जाएगा, तो गुप्त वंश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको कैसे सजाना है, यानी कि ब पहले आया था ब, और इसके बाद हो जाएगा 2 नंबर पे स। ठीक है, ब स, और इसके बाद हो जाएगा 1 2 3 पे कौन हो जाएगा, सातवाहन यानी कि अ। तो देख लीजिए ब स आ किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए आप ब स अ व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 में क्या है, देखिए यहाँ से अब आपका क्या हो रहा है कि भूगोल शुरू हो रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी, ये भी आपको मात्र 25 प्रश्न ही मिलेंगे, ये नहीं कि आपको 40 प्रश्न यहाँ को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन की ओर से चलते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूलकणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि देखिए परिभाषा टाइप का प्रश्न दिया हुआ है, जैसे बीपीएससी पूछता ना, उद्देश्य पूछ लेगा, कथन पूछ लेगा, उस टाइप का क्यों कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये तो सही बात है। ये जल का अवशोषण करते हैं, ये भी आपका सही है। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन और प्रक्रिया होती है, तो ये भी आपका सही है। मतलब कि ठीक है, या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। 27 में क्या है, बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच अवस्थित है। ठीक है, तो अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन तो बिहार का ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार से जो भी प्रश्न होगा उसको आप एकदम इंपॉर्टेंट ही समझिएगा। ठीक है, तो कि बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में क्या है कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है। ठीक है, तो कितना होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, 1013.25 मिलीबार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं। देखिए एक कभी कभी आपसे पूछ लेगा धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, अब एक पूछ लेगा उठे हुए भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 2 प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो जो धंसा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। जो धंसा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, तो भ्रंश घाटी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 में क्या है, आइए, उत्तरी गोलार्ध में ठीक है फेरेल के नियम के कारण पवने विक्षेपित होती है। ठीक है, तो किससे होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके दाईं ओर से। ठीक है, इसके दाईं ओर, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 में क्या है, आइए, निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्लूटोनियम। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 में क्या है, आइए, दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं। इससे पहले आपको क्या पूछा था, धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, यहाँ क्या पूछ रहा है, उठे हुए भाग को क्या कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 में क्या है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इधर आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4, जून से सितंबर तक। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है तो जून से लेकर सितंबर महीना के बीच में चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, एक मिनट,
चलिए, तो निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? ठीक है, तो घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? तो लास्ट 34 का आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी से। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से जो था बिहार का उत्तर और पश्चिम भाग घिरा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं, आइए। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा, इसको पूछने का तरीका बदल देता है क्वेश्चन को। जब जहाज जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो उसकी तिथि क्या होती है? एक दिन बढ़ जाता है कि एक दिन घट जाता है? यही दो में से आपका आंसर होगा, पहला और दूसरा। ठीक है, देखिए जब भी अगर बोले पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है तो इसमें देखिए बड़ा कौन है, समझिएगा, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होगा। अभी हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। पश्चिम और पूरब, समझिए कि इसमें बड़ा कौन है? पश्चिम बड़ा हो गया क्योंकि इसमें ज़्यादा लेटर का प्रयोग किया गया है। पश्चिम क्या है? बड़ा है। पूरब क्या है आपका? छोटा है। यानी कि जो बड़ा जो है ना, ये हमेशा बढ़ता जाता है। पश्चिम जो है बड़ा है, ये हमेशा क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो हमेशा बढ़ता जाएगा, यानी कि बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का 1। लेकिन यही क्वेश्चन जस्ट रहेगा कि जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है, इसीलिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे थे कि पश्चिम बड़ा है, पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, इसको समझ जाइएगा। ये पूछता है, बहुत बार आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा, घटेगा कि बढ़ेगा। जब बोले पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है, जब पश्चिम से पूरब की ओर बोलेगा तो पश्चिम बड़ा है तो बढ़ जाएगा एक दिन, और पूरब से पश्चिम की ओर बोलेगा तो पूरब क्या है? पहले मेरा आधा पूरब, तो पूरब मेरा छोटा है तो घट जाएगा। छोटा हमेशा घट, मतलब एक ऐसा ट्रिक पकड़िए। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, छोटा क्या घटता है, और जब एक आकर आप कंफर्म हो गया कि पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है तो बढ़ेगा, तो जब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा ही। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 में देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं, ये आपको बोल रहा है कि मिलान करना है। ठीक है, खेतड़ी, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबको जानते हैं, तांबा के लिए। ठीक है, निवेली बोलेगा तो निवेली किसके लिए है? तो लिग्नाइट के लिए। ये भी आपका सही हो जाएगा, 2 का 2, 1 का 1 हो जाएगा। जादूगोड़ा क्यों फेमस है? तो यूरेनियम के लिए हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट बचा, तो नहीं भी याद है तो आप ऐसे मिला सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4, 1 का 1, 2 का 2, ठीक है, 3 का 4, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। आइए 37 में क्या है कि चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो चट्टानों की घुलनशीलता जो है किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर क्षेत्र में प्रमुख है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अगर आप सेट बनाए हैं तभी आपको मज़ा आएगा, और नहीं बनाए हैं तो फिर तो बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके पास मात्र 1 महीना का टाइम है। अब 1 महीना में आप जब तक सेट नहीं मारिएगा ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमको किस टाइप का पढ़ना चाहिए। ऐसे तो फिलहाल ये जो सेट निकाला है किरण पब्लिकेशन, ये थोड़ा सा टफ लेवल के लिए निकाल दिया है। 9th-10th में जो हम लोग को पढ़ना था चैप्टर बाई चैप्टर जैसे पढ़े थे, उस टाइप का नहीं था। ये हल्का सा टफ है, लेकिन मज़ेदार चीज़। थोड़ा सा आप पढ़िए तो थोड़ा अलग पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप मतलब टफ लेवल से तैयारी करते हैं ना, तो लो लेवल का भी क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं। इसीलिए ये सेट जो है बहुत बढ़िया है, आपको एक अच्छा पैटर्न का तैयारी करवा रहा है। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि शायद आप बहुत कम नंबर अगर सेट मारे होंगे तो आप कम से कम 40 से 50 नंबर ला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ला सकते इस सेट में, क्योंकि इस सेट में थोड़ा है। आइए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जॉन एस्ट्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? ठीक है, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका टेलर। किसके द्वारा किया गया था? तो टेलर के द्वारा किया गया था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 39 में क्या है कि किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? ठीक है, तो वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1921 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है जी, भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? ठीक है, तो भारत के किस बंदरगाह के द्वारा सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 41 का आपका हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, कौन हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 में क्या है कि भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपको परिभाषा के टाइप में क्वेश्चन को दिया जा रहा है, तो कौन सा सही है, चलिए इसको देखते हैं। आइए भारत का प्राकृतिक वनस्पति के बारे में ना, चलिए तो प्राकृतिक वनस्पति अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में संघनन उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल आपका सही है। प्राकृतिक वनस्पति औसत वर्षा वाले क्षेत्र में मानसूनी वन में पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। यानी कि क्या है, उपयुक्त में से सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि 42 का क्या हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 में क्या है कि निम्नलिखित देश और राजधानी में से कौन सा मतलब युग्म जो है वो गलत है। ठीक है, कौन गलत है इसका देखना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इथियोपिया, इसका राजधानी कहाँ दिया हुआ, सुवा। ठीक है, ये आपका गलत है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 में क्या है कि कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है। ठीक है, तो कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है तो कहाँ पे है, तो कैस्पियन सागर कहाँ पे है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का देख लीजिए, यूरोप, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ यूरोप और कुछ एशिया में है। ठीक है, कैस्पियन सागर जो है या झील, इसको कभी कभी कैस्पियन झील भी बोलते हैं, तो ये कहाँ स्थित है, तो कुछ यूरोप और एशिया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि, एक मिनट थोड़ा जूम कर देते हैं। आइए, भूमध्य सागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, यानी कि शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियों। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 में क्या है, दक्षिण गोलार्ध का ग्रीष्म आयांत कब होता है। ठीक है, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि पौधे की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो कौन सबसे अच्छी होती है, तो दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 में क्या है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। ठीक है, तो उत्तर की ओर से आकर कौन कौन सी नदी मिलती है, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए, गंडक हो जाएगा, कमला हो जाएगा, बागमती हो जाएगा। आपको पता होगा बागमती कहाँ का है, इस सीतामढ़ी की तरफ पाया जाता है नदी। ठीक है, याद रखिए बागमती सीतामढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 49 नंबर को प्रश्न को देखते हैं। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत के पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का, ये हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का, जमशेदपुर हो जाएगा। आइए ज्योग्राफी का लास्ट प्रश्न है आपका। ठीक है, चलिए तो भारत में सबसे छोटा घुमावदार पर्वत कौन है, तो कौन हो जाएगा 50 का राइट आंसर क्या है इसका, अरावली। कौन हो जाएगा, तो अरावली हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए तो ये हो गया आपका 25 हिस्ट्री से, 25 ज्योग्राफी से। अब हम लोग 10 देखेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थव्यवस्था से हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे। इसके बाद 20 प्रश्न आप देखिएगा पॉलिटी से। ठीक है, तो ये आपका 80 नंबर का सेट पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आप देख सकते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से, एक मिनट, क्या है, निम्नलिखित में से क्या बजट के पूंजी खाते में सम्मिलित होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सार्वजनिक उधारी से प्राप्त आय। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 में कौन है, एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्देशित करता है, तो कौन करता है, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर आप सी देखिए, वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच अंतर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 में क्या है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि, क्या चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसको चाहिए कि सरकारी
प्रतिभूतियों की बिक्री करें और बैंक दर को बढ़ावा दे। ठीक है, 53 का क्या हो जाएगा, तो 2 आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 में क्या है, चलिए, देश के भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब, ठीक है, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 में क्या है, चलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का, तो ये हो जाएगा आपका 1986 में। कब बनाया गया था, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 में क्या है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ऑप्शन जो है ना इसका बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है। आइए तो 56 नंबर आप या ऐसा कीजिए करते हैं, पहले प्रश्न को ही देख लिया जाए। आइए क्या है कि कल्पना कीजिए कि एक देश ने स्वतंत्र रूप से प्रभावित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया, अन्य बातें पूर्ववत रहें, तो यदि देश की कीमत स्तर बढ़ जाए तो इसका परिणाम होता है, तो इसका परिणाम क्या होता है। चलिए तो 56 का देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 56 का आपका राइट आंसर है, आइए, देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रा मूल्य में हास्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। चलिए 57 में क्या है, निम्नलिखित प्रकार की आय पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो याद रखिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय, ये आपका हो जाएगा 1 नंबर में। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका हो जाएगा निजी आय, 2 में ये आ जाएगा। इसके बाद कौन हो जाएगा, तो इसके बाद आपका हो जाएगा व्यक्तिगत आय, एक के बाद हो जाएगा पूर्वज आय, यानी कि 4, यानी कि सबसे पहले 4 नंबर। ठीक है, तो देखिए यही ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, 2, 1, 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्याज भुगतान। ठीक है, 58 का हो जाएगा आपका 3 नंबर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 में क्या है, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो, ठीक है, निरुत्तमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसर चयनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 60 में क्या है कि साधारणतः किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहाँ, ठीक है, जहाँ क्या होता है, तो जहाँ प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी कि 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। आइए 61 नंबर, ये देखिए ये जो था 50 से लेकर 60 तक जो आप प्रश्न देखे ये आपका इकोनॉमिक्स से था। अब जो हम लोग देखेंगे 61 से लेके, ठीक है, कितना तक, तो 61 से लेके 80 तक। ठीक है, ये क्या देखेंगे, तो हम लोग पॉलिटी का देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ से हम लोग पॉलिटी की शुरुआत करते हैं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्याय प्रणाली की अवधारणा का सार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं क्या है, तो 62 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 63 में क्या है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो कौन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 का। चलिए देखते हैं, आइए तो कौन था, तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई थे। ठीक है, 63 का 3 आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्या है कि किसकी देख रेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है। ठीक है, तो किसके देख रेख में जिले में पुलिस बल जो होता है उस शांति और व्यवस्था को कायम करता है, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जिलाधीश के अनुसार। ठीक है, उसी को देख रेख में वो क्या करता है, शांति बनाए रखता है।
चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 में क्या है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित, ठीक है, रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो रिट को कौन जारी करता है। चलिए तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर अब आपका हो जाएगा केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो रिट कौन जारी करता है, तो केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। 65 का 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 66 में देखते हैं। चलिए तो मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं। ठीक है, आय व्यय की जांच नहीं करते हैं, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, तो नगर निगम की। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या नौकरशाही की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अक्षमता हो जाएगा। ठीक है, कौन नहीं है, तो अक्षमता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदारवाद किसका हित चाहता है। ठीक है, तो उदारवाद जो किसका हित चाहता है, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, 68 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनवानों का। ठीक है, किसका चाहता है, तो धनवानों का चाहता है। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 में क्या है कि भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो भाषण की स्वतंत्रता जो है वो किस शासन के लिए आवश्यक है, तो 69 का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र के लिए। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था। ठीक है, तो कौन था, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। आइए 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 में क्या है, चलिए निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, तो किस में करते हैं, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कानून और व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए 72 में नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितना बार होनी चाहिए। ठीक है, तो एक साल में कम से कम कितना बार होना चाहिए, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा एक साल में कम से कम तो 2 बार होनी चाहिए। ठीक है, एक साल में कितनी बार होनी चाहिए, तो 2 बार होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। चलिए 73 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो कौन सा है, 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है द्विदलीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। आइए 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 में क्या है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है, तो कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 74 का, तो ये हो जाएगा आपका राज्य। ठीक है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय कौन है, तो राज्य है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 75 में क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है, द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था। ठीक है, तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अशोक मेहता समिति का। ठीक है, अशोक मेहता समिति का था। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को, ठीक है, व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता है। यह विचार किसके हैं। ठीक है, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह विचार जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। चलिए भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मंत्रिमंडलीय मिशन। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राजनीतिक शास्त्र के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, तो ये आपका अरस्तु माने जाते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। ठीक है, तो सबसे सही सिद्धांत क्या है, चलिए देखते हैं राज्य की उत्पत्ति का, तो ये आपका हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 में क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है,
तो लोकप्रिय संप्रभुता किस में निहित होती है? तो ये आपका जनता में निहित होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या किया आज कि आपका जो ऑनर्स पेपर था, ऑनर्स से तो कोई मतलब ही नहीं था, इसमें चारों का चारों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। 80 नंबर में हम लोग 80 नंबर का सेट खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आपका जो जनरल साइंस होता है, जनरल अध्ययन जो है, ठीक है, 40 नंबर का जो पूछा जाएगा, अब उसको भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। चलिए 20 मिनट में वो भी खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए जो मैथ होगा तो मैथ आप बना लीजिएगा, ठीक है। मैथ का आंसर हम सिर्फ बता देते हैं, आप बनाए होंगे तो मिला लीजिएगा, क्योंकि मैथ यहाँ पे बनाने में पहली बात कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखते हैं, अगर हम a+b लिखते हैं, ठीक है, ये सब लिखने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा लिखेंगे ये तो भर जाएगा, फिर मिटा देंगे, जैसे कट करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो बात उसके लिए क्या है कि आपको एक सीरियल वाइज दिखाना पड़ेगा, तो वो करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैथ को आप लोग बना के कोशिश कीजिएगा कहीं से। चलिए तो हम शुरू करते हैं, इसका आंसर आपको सिर्फ बता देते हैं। तो 81 का राइट आंसर क्या है? तो ये आपका 17 हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। चलिए 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 82 का देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, 78% हो जाएगा। चलिए 83 का आंसर देख लीजिए, ये आपका 3:4 हो जाएगा। 84 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16:21 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 85 का आंसर देख लेते हैं, तो 85 का कितना है? आइए तो 85 का आपका हो जाएगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए 87 नंबर, 85 हो गया, 86 देखते हैं। आइए मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, तो मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, ठीक है। पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता है, ठीक है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 87 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है? चलिए इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? ठीक है, तो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए 89 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 89 में क्या है कि DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा रोबोट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का, तो ये आपका हो जाएगा डच कंप्यूटर, ठीक है। कौन सा है? तो डच कंप्यूटर। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 नंबर में क्या है? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है कि सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द लाइन, ठीक है, राइन। चलिए 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 में क्या है? आइए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में, ठीक है, स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? ठीक है, तो वे किसका विरोध कर रहे थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं।
83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है, तो इसको सबको पता होगा, प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 94 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से कौन कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई का कार्य नहीं है, ठीक है, यह आपसे नहीं बोल रहा है। चलिए तो इसको देख लेते हैं, तो यह करेंसी नोट जारी करता है, सही बात है। ये वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी अभिरक्षक है, ये भी आपका सही बात है, दोनों का दोनों सही नहीं है। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा कि यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, ये भी आपका सही है। तो कौन नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ऐसे ही पकड़ा गया, जब 3 सही है तो एक गलत है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। 95 में क्या है, 95 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड, ठीक है, ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो सबको पता होना चाहिए, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 में क्या है कि माइक्रोफोन डैश को रूपांतरित करता है, तो माइक्रोफोन याद रखिएगा, ये किसको किस में रूपांतरित करती है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 98 नंबर में क्या है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, क्वाशियोर कॉर रोग होता है, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर, ठीक है, द्रव होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पारा हो जाएगा आपका। चलिए तो 100 का देख लीजिए, 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा 130:20 हो जाएगा आपका। चलिए तो 101 का अगर हम आंसर देखा जाए, तो 101 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 25। चलिए थोड़ा छोटा कर दें, 102, तो ये हो जाएगा आपका 33%। 103 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 103 का 2। चलिए 104 का क्या हो जाएगा, तो 104 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23.75। यहाँ से ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ है पढ़ने वाला। देखिए कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाला पहली मस्जिद थी, ठीक है, तो सबसे पहली मस्जिद कौन था, तो याद रखिएगा, एक मिनट इसका ऑप्शन पूरा नहीं दिए हम, तो कौन सा है, तो कुबुतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। आइए 106 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 106 में क्या है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, तो प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, तो 106 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 107 में क्या है, चलिए भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित नहीं है, तो कौन सा संशोधन है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है, तो कौन नहीं देता है, तो 108 का आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा, ठीक है, व्यवसाय का अधिकार, ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यवसाय का अधिकार हो जाएगा। आइए 109 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की,
कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी भी नहीं किए थे? तो 109 में क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 को चलते हैं। क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। ठीक है, तो किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 111 की ओर चलते हैं। 111 में क्या है कि युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा, ठीक है, को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो कब लिया गया था? तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, चलिए ये आपका 27 जनवरी को लिया गया था। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो याद रखिएगा बाल टीकाकरण से। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष ये आपका करंट के मतलब टाइप से 1-2 क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? तो बाल टीकाकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सौधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो ये देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा कि सामाजिक रूप से पिछड़े महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 114 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देशबंधु के नाम से किस जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। आइए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 116 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 116 का? ठीक है, तो 116 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। ठीक है, चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं कि पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो 117 का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 22 अप्रैल। कौन मनाया जाता है? 22 अप्रैल मनाया जाता है। आइए 118 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखीय, ठीक है, योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए 119 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 119 में क्या है कि कौन सी 2 नदियों को, ठीक है, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, तो किसको जोड़ा गया? 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका 119 का हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया है। चलिए तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? ठीक है, तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा में? तो इंडिया गेट। ठीक है, आपका 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। चलिए तो कल का जो सेट होगा वो आपको भेज दिया जाएगा आज रात। ठीक है, देखिए आज रात 8 बजे हम प्रत्येक दिन आपको 8 बजे सेट भेज दिया करेंगे। ठीक है, रात में 8 बजे याद रखिएगा। वहाँ से आप क्या कीजिएगा, डाउनलोड करके टेलीग्राम से और सेट को बना लीजिएगा और प्रत्येक दिन ऐसे कोशिश करेंगे कि थोड़ा मतलब कि जल्दी ला दे वीडियो। ठीक है, अपलोड कर दिया जाएगा 10 से 11 बजे के बीच में। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।